नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर न्यूयॉर्क टाइम्स की उस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसने कांग्रेसी इकोसिस्टम को सदमे में डाल दिया है। सवाल तो यह भी है कि 255 प्रबुद्ध लोगों ने जो भारत के राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है और उस पत्र के जरिए से जो चिंता जाहिर की है, दरअसल उस पर बात करने से यह कांग्रेसी इकोसिस्टम क्यों कतरा रहा है। और फिर सवाल यह भी है कि ईडी ने जो दिल्ली हाई कोर्ट से अनुमति मांगी है उसके बाद क्यों खलबली मची हुई है। ये तमाम सवाल खड़े हुए हैं उस रिपोर्ट की वजह से जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने की है। लेकिन उस रिपोर्ट पर आने से पहले हम आपको 2017 में लेकर चलेंगे और 2005 की भी चर्चा करेंगे। उस दरमियान तब आएंगे उस रिपोर्ट पर। वो इसलिए चूंकि इन दोनों वर्षों में जो रिपोर्ट हुई है, बिना उस पर बात किए आज की चर्चा अधूरी रह जाएगी, जिस पर विमर्श छिड़ा हुआ है और पूरा जो कांग्रेसी को सिस्टम है वो बिलबिलाया हुआ है। करें हमको और गिरफ्तार कर लो। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि ये जो रिपोर्ट आई है न्यूयॉर्क टाइम्स की, उस पर क्या कहेंगे, उस पर क्यों नहीं बात की जा रही है। लेकिन पहले हम लोग 2017 और 2005 की खबर पर चर्चा कर लेते हैं। 2017 में एक खबर आती है, वो ये कि सीआईए ने अपने तमाम जो आप ये कहें कि कोल्ड वॉर एरा के डॉक्यूमेंट हैं उसको डीक्लासिफाइड किया, यानी उस दरमियान के तमाम दस्तावेजों को सीआईए ने सार्वजनिक कर दिया। उसमें एक हिस्सा जो है वो भारत से भी जुड़ा हुआ था। उसमें क्या कहा जाता है कि सोवियत यूनियन किस तरह से भारत के तमाम अंगों को फंड करती है, अपोजिशन हो, सरकार हो, और अपोजिशन में भी वाम। और बात यही नहीं खत्म हुई, यह भी बताया गया कि किस तरीके से पत्रकारों को फंड किया जाता था। जाहिर तौर पर उस समय जो फंडिंग सोवियत यूनियन कर रहा था वो इसीलिए कर रहा था कि उसके पक्ष में हिंदुस्तान के पत्रकार वगैरह लिखे, उसके पक्ष में माहौल बनाए। क्योंकि कई सारे जो आप ये कहें कि पॉलिटिशियन जुड़े हुए थे कांग्रेस से, उनमें से बहुतों का अपना उद्योग धंधा भी था, तो इसलिए भी जरूरी था कि ये सार के पक्ष में माहौल बनाया जाए। और वैसे भी उस समय दुनिया दो हिस्सों में बटी थी, तो वो दौर था जब सोवियत संघ का बड़ा हस्तक्षेप हुआ करता था हिंदुस्तान में। तो इसलिए भी आप ये कहें कि जो तमाम लोगों को पैसे भेजे जाते थे उसमें पत्रकार को भी जाते थे, और इसीलिए आप देखें कि जो बड़ा धड़ा है वो वामपंथी हो गया। बहरहाल यही बात 2005 में एक रिपोर्ट आती है, द स्पाई नेस्ट। ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में बताया जाता है कि दरअसल केजीबी के लोगों ने एक किताब लिखी। वो किताब बताती है कि कितना पेनिट्रेशन था सोवियत संघ का हिंदुस्तान में। और आपको एक चीज और बताता हूं, दरअसल इस पेनिट्रेशन का रहस्योद्घाटन एक बार और भी हुआ। यह मामला है 2018-19 का, जब क्रिश्चियन मिशेल को पकड़कर लाया जाता है दुबई से अगस्ता वेस्टलैंड वाले मसले में। तब क्रिश्चियन मिशेल ये बताते हैं कि उस दरमियान जब वो अगस्ता वेस्टलैंड के लिए ये कहें कि माहौल बना रहे थे कि अगस्ता वेस्टलैंड सरकार खरीद ले, उस दरमियान वो बताते हैं कि हमको चिंता इस बात की थी कि मॉस्को के लोग बड़े एक्टिव थे, यानी सोवियत अब संघ तो रहा नहीं, आप ये हम कहें कि रूस के बहुत यहां लोग एक्टिव थे। तो इस बात का डर रहता था कि कहीं ये जो डील है अगस्ता वेस्टलैंड वाली वो कहीं उनके हाथ में न चली जाए। अपना ये कहना है कि इससे एक बात तो ये जाहिर होती है कि जो विदेशी लोग हैं, जो विदेशी देश हैं, उनका कितना इन्फ्लुएंस रहा है हिंदुस्तान की आप ये कहें तमाम जगहों पर। और दरअसल नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद वो इन्फ्लुएंस बड़ी तेजी से गिरा है। और ये गिरावट जो है ये रक्षा दलालों को भी सता रही है, क्योंकि अब रक्षा में उस तरह की दलाली नहीं चल पा रही है। नहीं तो पहले आपको ध्यान होगा कि 10 साल की सरकार में कितने रक्षा घोटाले सामने आ गए थे, सब अगस्ता वेस्टलैंड पे चर्चा होने लगी थी।
पिलाटस पे चर्चा होने लगी थी। ये हम आपको दो बड़े बता रहे हैं। और राफेल तो इसीलिए रुक गया क्योंकि आपको ध्यान होगा किस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने इसका खुलासा किया था कि उस समय सरकोजी जो है वो राष्ट्रपति हुआ करते थे फ्रांस के, और उनकी जो पत्नी है उनका अच्छा संबंध बताया जाता था सोनिया गांधी परिवार से। तो इस वजह से जो है वहां यह हुआ कि नहीं, यहां पैसे का कुछ लेन देन हुआ, इस तरह के आरोप जो है सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाए थे। तब जाकर वो डील उस समय ठंडे बस्ते में चली गई थी। अपना कहना यह है कि ये जो विदेशी हस्तक्षेप रहा है वो खूब रहा है हिंदुस्तान में। 2014 के बाद परिस्थितियां बड़ी बदल गई और उस बदलाव ने उन तमाम लोगों को परेशान कर दिया जो एक समय में हिंदुस्तान में खासा हस्तक्षेप रखते थे। अब देखिए वो हस्तक्षेप ही है कि चीन जो है वो राजीव गांधी फाउंडेशन को एफसीआरए के तहत फंड करता है। आपकी सरकार है, आप फंड ले लीजिए, ये चीन से फंड लेने की क्या जरूरत है? यही सवाल निशिकांत दुबे ने उठाया था लोकसभा में, तब बड़ा हंगामा हुआ। तो ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट ये बता रही है कि किस तरह से वो जो उद्योगपति है उस उद्योगपति के फंड के पैसे से, जो चीनी उसका अपना एजेंडा है, उससे न्यूज क्लिक चल रहा है, न्यूज क्लिक को फंड आता है। अब भैया अगर न्यूज क्लिक को फंड आ रहा है तो उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। और अभिसार शर्मा तो उसके सबसे बड़ा चेहरा है, तो अब अभिसार शर्मा को अरेस्ट करो, ये ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे। जब ये ट्रेंड चल रहा है तो इस पर मुझे लगता है कि बौखलाने की बजाय असल में यह बताना चाहिए कि न्यूज क्लिक की क्या स्थिति है, क्या उन्हें फंड नहीं आता है। और देखिए आप इसी की जांच कर रही है ईडी, और ईडी ने इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाल ईडी ने कहा है कि हमारे पास कई ऐसे अब मटेरियल आ गए हैं जिसके कारण ये जरूरी हो गया है कि अब न्यूज क्लिक और उसके जो अगुआ हैं उनको जो है प्रोसिक्यूट करना पड़ेगा। और इसी बाबत दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यूज क्लिक और उनके एडिटर से जवाब मांगा है, चूंकि जब ईडी ने इनके ऊपर छापा डाला था और तमाम चीजें निकाली थी खोद खोद कर, तब तो प्रेस की आजादी खतरे में पड़ गई थी। तब ये लोग दौड़ते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का, और दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्हें रेमेडी सुझाई कि चलिए ठीक है, कोई भी आपके ऊपर एक्शन अब इस तरीके से नहीं होगा, अगर होगा तो ईडी पहले इस तरह का परमिशन। सो ईडी गई है। अब ये देखिए ये बड़ी चीज है, और ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कर रही है कि इन लोगों के यहां न्यूज क्लिक जैसी जो पोर्टल है, जो यूट्यूब चैनल है, इनको पैसे आ रहे हैं। और ये पैसे सिर्फ उन्हीं को नहीं आ रहे हैं, और पैसे तो सीपीआई सीपीएम को भी आ रहे हैं। ये भी बात आई है कि सीपीएम को आ रहे हैं। ये सब तमाम बातें कही जा रही हैं। तब ये सवाल उठता है कि जब पैसे आ रहे हैं तो ईडी तो गिरफ्तार करेगी ही, ईडी तो पूछेगी ही, और वैसे भी इसमें इतना तिल मिलाने की क्या जरूरत है। जिस तरीके से मेल मुलाकात हो रही है उन लोगों से जो लोग हिंदुस्तान विरोधी एजेंडा चला रहे हैं, तो दरअसल ये मुलाकात तो ये बताती ही है कि ये जो फंड हो रहा है, इस फंड के पीछे कुछ कहानी है। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने चाइना वाला तो पोल खोला, लेकिन वो पोल नहीं खोला जो अमेरिका से चल रहा, उस पर भी पोल खोलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं खोलेंगे क्योंकि वो उनका अपना एजेंडा है। वो इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि चाइना से ही फंड आ रहा है। ये ओमिडार नेटवर्क जो है ना, ये ओमिडार नेटवर्क भी बड़ा खेल कर रहा है, और बहुत सारे पैसे आ रहे हैं तमाम यहां जो न्यूज पोर्टल हैं, और वो पैसे कई तरीकों से आ रहे हैं। एक तो वो, अब देखिए उसका भी हमको नाम नहीं याद आ रहा है, जो बना हुआ है, जो तमाम जो वेबसाइट से द प्रिंट हो गया, द वायर हो गया, इन लोगों को फंड करता है, और ऐसे कई लोगों को फंड करता है। और उस फंडिंग
करने वालों में वो लोग भी शुमार हैं जो तिस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ से जुड़े हुए हैं। उसमें से भी एक सज्जन रहे हैं जो इसमें जुड़े रहे हैं। अब बड़ी चीज यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने वो पोर्शन नहीं खोला, लेकिन ये जो फंडिंग वाला मसला है ना, ये बड़ा गंभीर है और इसीलिए जो पत्र लिखा गया है 255 इमिनेंट पर्सन के जरिए, वो पत्र बहुत कुछ कह रहा है। अब देखिए क्या कार्रवाई होती है, लेकिन एक चीज तो तय है कि गिरफ्तारी का डर सता सबको रहा है और अभिशार शर्मा को लेकर तो बहरहाल चल ही रहा है। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि न्यूज़ क्लिक क्या जवाब देता है दिल्ली हाई कोर्ट को और उसके बाद ईडी क्या कार्रवाई करती है।